नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं नोएडा से, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एक जैपनीज मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को तैयार करेगी और इसके लिए उन्होंने मेडिकल एक्सलेंस जापान के साथ में टाई अप अनाउंस किया है। तो दोस्तों, ये मेडिकल डिवाइस क्लस्टर नोएडा सेक्टर 29 में बनकर तैयार होगा, नोएडा एयरपोर्ट के पास, जहाँ पर ये ऑलरेडी एक मेडिकल डिवाइस पार्क को तैयार कर रही है। 350 एकड़ के एरिया में फैला है, जहां पर टोटल 254 प्लॉट्स क्रिएट किए गए हैं और उसमें से 101 अभी एलोकेट किए जा चुके हैं। बचे हुए एरिया में ही ये मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तैयार किया जाएगा, जहां पर येडा चाहती है कि जापानीज कंपनीज इंडियन कंपनीज के साथ में मिलकर यहाँ पर उनके यूनिट सेटअप करें, जहां पर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। देखते हैं कि इसको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। अगले दोस्तों अपडेट राजस्थान से है, जहाँ पर दोस्तों घिलौत इंडस्ट्रियल एरिया राजस्थान के अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा है और अभी ईवी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा एक और नए प्रपोजल को अप्रूव कर दिया गया है। तो दोस्तों, घिलौत इंडस्ट्रियल एरिया नीमराना के अंदर लोकेटेड है। पिछले कुछ सालों के अंदर अंदर यहाँ पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिली है और ये उसमें एक लेटेस्ट एडिशन है, जहाँ पर PMI इलेक्ट्रोमोबिलिटी का प्रपोजल अप्रूव किया गया है। 65.56 एकड़ ऑफ लैंड इनको दी गई है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक बसेस, बैटरीज, बॉडीज, मोटर्स और कई टाइप्स के स्पेयर पार्ट्स इनके द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। अलग चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अलग अलग यूनिट्स यहाँ पर तैयार की जाएंगी। एनुअली 33,000 इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर करेंगी। ओवरऑल 1200 करोड़ रुपये की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी और 500 से ज़्यादा जॉब्स आपको यहाँ पर जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहाँ पर MPIDC के द्वारा मुहासा बबई इंडस्ट्रियल एरिया का प्रोग्रेस हमारे सामने रखा गया है और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इसके दूसरे फेज के अंदर भी 39,000 करोड़ रुपये से ऊपर की इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल चुकी है। दोस्तों, ये इंडस्ट्रियल एरिया स्टेट कैपिटल भोपाल के काफ़ी पास में ही बनाया गया है। पहले इसका फेज 1 तैयार किया गया था, जहाँ पर ऑलमोस्ट 884 एकर्स ऑफ लैंड क्रिएट की गई थी इंडस्ट्रीज के लिए और उसमें से ऑलमोस्ट 515 एकर्स ऑफ लैंड कंपनीज को एलोकेट की जा चुकी है और वो अच्छा खासा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा था। 20,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास वहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिल चुकी है और क्योंकि वो सक्सेसफुल था तो इसी कारण दूसरा फेज भी यहाँ पर लॉन्च किया गया और ये उससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि 9 कंपनीज को यहाँ पर 551 एकर्स ऑफ लैंड एलोकेट की जा चुकी है, जिसमें से 7 कंपनीज ऐसी हैं जो कि पावर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को तैयार करेंगी। इनकी टोटल कंबाइंड इन्वेस्टमेंट 39,210 करोड़ रुपीज़ की होने वाली है और एक बार जब फैक्ट्रीज ओपन हो जाती है तो 14,700 से ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। उम्मीद यही है कि आगे चलकर हमें ये नंबर और बढ़ते हुए ही दिखाई देंगे। अगली दो अपडेट मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को लेकर है, जहां पर महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने उनकी तरफ से फाइनल कर दिया है कि इस एक्सप्रेसवे को अब वो एक 10 लेन का सुपर एक्सप्रेसवे बनाएंगे और अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इसका पूरा प्रपोजल तैयार करके महाराष्ट्र कैबिनेट के पास सबमिट किया जाएगा। दोस्तों, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे एक 6 लेन का एक्सप्रेसवे होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन फेस करता है। वीकडेज पर डेली 70,000 के आसपास व्हीकल्स देखने को मिलते हैं, जबकि वीकेंड्स पर ये नंबर 1 लाख को काफ़ी इजीली क्रॉस कर जाता है और ये चीज़ यहाँ पर लंबे समय से देखने को मिल रही है, जिसके चलते लोग ये डिमांड ही कर रहे थे कि इसको और चौड़ा किया जाए। MSRDC ने पहले प्लान ये बनाया था कि इसको 6 लेन से बढ़ाकर 8 लेन के कॉरिडोर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, पर जिस हिसाब से यहाँ पर ट्रैफिक ग्रो हो रहा है अगले कुछ सालों के अंदर अंदर वो भी कम पड़ने लगेगी। तो इसी कारण अब MSRDC ने डिसाइड किया है कि इसको एक 10 लेन के कॉरिडोर में ही कन्वर्ट किया जाएगा। ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ रुपये से ऊपर का यहाँ पर खर्च आने वाला है इसको बनाने के लिए। हाइब्रिड एनुटी मॉडल पर इसको तैयार किया जाएगा। अगर सरकार यहाँ पर अप्रूवल दे देती है तो MSRDC का कहना है कि अगले साल के अंदर अंदर वो इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे और 2029-30 तक ये पूरा काम यहाँ पर निपटा दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहाँ पर दोस्तों उड़ीसा सरकार स्टेट के अंदर एक क्रूज टर्मिनल को तैयार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इंडिया मैरीटाइम वीक, जो कि मुंबई के अंदर 27 से 31 अक्टूबर के बीच ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, वहाँ पर इसको लेकर वो MOU साइन कर लेंगे। तो दोस्तों, एक क्रूज टर्मिनल बेसिकली पुरी के अंदर बनकर तैयार होगा। उड़ीसा सरकार ये चाहती है कि इस क्रूज टर्मिनल को प्रपोज्ड एयरपोर्ट के काफ़ी पास में तैयार किया जाए, ताकि आगे चलकर दोनों को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पर तैयार किया जा सके। पूरी कोशिश यही रहेगी कि एयरपोर्ट के पास ही इसको सेटअप किया जाए। अगर ये क्रूज टर्मिनल यहाँ पर बन जाता है तो पारादीप, दीघा, विशाखापट्टनम और इवन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तक के क्रूज यहाँ से ऑपरेट किए जा सकेंगे। फिलहाल अभी इसकी DPR तैयार की जा रही है, अगले हफ्ते इसको लेकर अग्रीमेंट साइन हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर सिपकोट तमिलनाडु के द्वारा त्रिवल्लूर नॉलेज सिटी को लेकर टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं और अभी फाइनली इसके पहले फेज के ऊपर काम आगे बढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये नॉलेज सिटी कई सालों से पेंडिंग प्रोजेक्ट है। तमिलनाडु सरकार के द्वारा 2022-23 के बजट में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कुछ खास काम हुआ ही नहीं। फाइनली अब जाकर कुछ काम हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है।
अभी जो टेंडर यहाँ पर फ्लोट किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इसका पहला फेज 12.65 एकड़ के एरिया में फैला होगा और एक नॉलेज टावर सबसे पहले यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसमें R&D लैब्स, टेक यूनिट्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जाएंगे। इसके अलावा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, कल्वर्ट्स, वाटर सप्लाई, इस तरह की सभी चीज़ें पहले फेज के अंदर अंदर यहाँ पर तैयार कर दी जाएंगी और ये सब चीज़ें अभी टेंडर में इंक्लूड की गई हैं। मोस्टली अगले साल के अंदर अंदर आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्त अपडेट रैपिड रेल को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों कर्नाटक सरकार भी बेंगलोर के अंदर RRTS को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और अभी उन्होंने NCRTC से रिक्वेस्ट की है कि वो बेंगलोर के अंदर RRTS चलाने के लिए यहाँ पर अलग अलग फिजिबिलिटी स्टडीज़ को कंडक्ट करें। दोस्तों आप जानते हैं कि RRTS एक्चुअल में एक सेमी हाई स्पीड रेल सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर 160 kmph की स्पीड से ट्रेन ऑपरेट होती है और क्योंकि इसके थ्रू हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को अगल बगल के टाउन से सबसे बेहतर ढंग से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी कारण बहुत सारी स्टेट्स ये चाहती हैं कि इस तरह का सिस्टम उनकी स्टेट में भी तैयार किया जाए। उनमें से कर्नाटक भी एक स्टेट है जिन्होंने 4 कॉरिडोर्स प्रपोज किया है बेंगलोर के अंदर। बेंगलोर से कोलार तक 65 किलोमीटर, बेंगलोर से मैसूरू तक 145 किलोमीटर, बेंगलोर से तुमाकुरू तक 60 किलोमीटर, जबकि बेंगलोर से धर्मापुरी तक जो कि तमिलनाडु के अंदर रहता है वहाँ पर भी 138 किलोमीटर का एक कॉरिडोर प्लान किया गया है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि वो उनकी साइड से बिल्कुल तैयार है इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए। देखते हैं कि NCRTC इसको एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं। अगली दोस्त अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों सिकंदराबाद काजीपेट रेल सेक्शन की 4 लाइनिंग रफ्तार पकड़ती हुई दिखाई दे रही है और अभी साउथ सेंट्रल रेल जोन के द्वारा इसका फाइनल लोकेशन सर्वे भी कंप्लीट कर दिया गया है और उसके बेसिस पर DPR तैयार करके रेल बोर्ड के पास में सबमिट कर दी गई है। तो दोस्तों ये रेल सेक्शन आप कह सकते हैं कि साउथ सेंट्रल रेल जोन का वन ऑफ द हाईली यूटिलाइज्ड रेल सेक्शन माना जाता है, क्योंकि दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई की तरफ आने जाने वाली ट्रेन से यहीं से होकर गुजरती हैं। फिलहाल अभी एक 2 लेन का ही सेक्शन है जो हमेशा कंजेस्टेड रहता है, अपनी कैपेसिटी से बाहर ये काम कर रहा है, पर एक बार अभी इसको 4 लेन के ट्रैक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो ट्रेन के नंबर तो यहाँ पर बढ़ ही पाएंगे, साथ साथ ट्रेन की स्पीड और एफिशिएंसी भी यहाँ पर बेहतर हो पाएगी। एक्चुअल में 130 kmph की स्पीड से यहाँ पर ट्रेन को ऑपरेट किया जा सकेगा। DPR के अकॉर्डिंग 110 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट होगा और 2800 करोड़ रुपीज़ के आसपास यहाँ पर खर्च आने वाला है इसको बनाने के लिए। और क्योंकि दोस्तों ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हाई चांसेस है कि अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर रेल बोर्ड इसको अप्रूव कर देगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों मुंबई ईस्टर्न वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट को लेकर कुछ हमें अच्छी होप्स दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अभी मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 200 के आसपास मल्टीनेशनल और डोमेस्टिक कंपनीज ने यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए इंटरेस्ट शो किया है। दोस्तों वैसे तो आप जानते हैं कि मुंबई ईस्टर्न वाटर फ्रंट का ओरिजिनल प्लान काफ़ी बड़ा था, जहाँ पर ऑलमोस्ट 966 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को डेवलप किया जाना था, पर अब वो एक टाइप से कैंसिल हो चुका है। लेकिन रिसेंटली मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने ये सोचकर बिड से इन्वाइट की थी कि एटलीस्ट कुछ तो लैंड पार्सल्स को यहाँ पर डेवलप किया जाए ताकि यहाँ पर उनको कुछ रिवेन्यू जनरेट हो पाए। ऑलमोस्ट 215 एकर्स ऑफ लैंड यहाँ पर शॉर्टलिस्ट की गई है डेवलपमेंट के लिए। कोलाबा से वडाला तक की पूरी स्ट्रेच है, एक छोटा सा प्लॉट रायगढ़ के अंदर भी शॉर्टलिस्ट किया गया है और अभी उसी को लेकर ही 200 से ज़्यादा कंपनीज ने इंटरेस्ट शो किया है। अगर ये प्लान यहाँ पर आगे जाता है तो कॉर्पोरेट, बिजनेस, ट्रेड और IT पार्क्स यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई देंगे, जिसके चलते ईस्टर्न वाटर फ्रंट पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ को एक काफ़ी बड़ा पुश मिलेगा। इसके साथ साथ मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने ये भी एस्टिमेशन लगाया है कि अगर ये पूरी लैंड यहाँ पर लीज पर दे दी जाती है तो उनको एनुअली 814 करोड़ रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट हो पाएगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों यूपी कैबिनेट के द्वारा पीलीभीत के अंदर एक टेंट सिटी को अप्रूवल दे दी गई है और ऐसा बताया गया है कि स्पेसिफिकली टूरिज्म पर्पस के लिए ही इसको बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये टेंट सिटी यूपी स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा मैनेज की जाएगी, जो फैली होगी 15 हेक्टेयर्स के एरिया में। पिछले कई सालों से इसको डेवलप करने की प्लानिंग की जा रही है। स्पेसिफिकली कालीनगर तहसील के पास इसको बनाया जाएगा, जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व के काफ़ी पास में ही लोकेटेड है। ओवर द ईयर्स ये देखा गया है कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए या फिर टाइगर रिजर्व में उसका आनंद लेने के लिए, तो उनको यहाँ पर रहने की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि काफ़ी कम स्टेइंग फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये टेंट सिटी उसी प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करेगी। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर यूपी का इरिगेशन डिपार्टमेंट ये लैंड ट्रांसफर कर देगा यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट को, तो उसके बाद यहाँ पर काम स्टार्ट हो पाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।